हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसए 500। एसए 500 होता है ऑडिट एविडेंसेस। तो सबसे पहला सवाल, ऑडिट एविडेंसेस होता क्या है? तो इन सिंपल टर्म्स ऑडिट एविडेंसेस वो इंफॉर्मेशन होता है जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। इन वेरी सिंपल टर्म्स ऑडिट एविडेंस यही होता है, जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट और उस बेसिस पे अपना ओपिनियन देता है, उसे कहते हैं ऑडिट एविडेंस। अब इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 500? तो इसमें ऑडिटर डिजाइन करता है ऑडिट प्रोसीजर्स और फिर वो परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर। जो उसने डिजाइन किया वो परफॉर्म करता है। क्यों करता है? उससे वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है। ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के बाद सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है और उससे वो ड्रॉ कर पाता है एक रीजनेबल कंक्लूजन और उस कंक्लूजन के बेसिस पे वो अब अपना ओपिनियन फ्रेम करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स। क्यों? टू obtain sufficient and appropriate audit evidence, to draw reasonable conclusion, to base auditor's opinion. ओपिनियन हम लोग ऐसे 700 सीरीज में पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। Auditor considers relevance and reliability of information used as audit evidence. तो ऑडिटर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो यूज कर लेगा और कंसिडर करेगा एज ऑडिट एविडेंस, ऐसा नहीं होता है। जो ऑडिटर है वो इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस चेक करेगा और रिलायबिलिटी चेक करेगा। अगर वो रेलेवेंट है और रिलायबल है तभी उसको वो ऑडिट एविडेंस के तरह कंसिडर करेगा और उसके बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। तो अब जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स है जो इंडिकेट करता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस? क्या क्या फैक्टर्स है जिससे ये पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिला है वो ज्यादा रिलायबल है, कम रिलायबल है, बिल्कुल रिलायबल नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई भी ऑडिट एविडेंसेस हमें इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलता है तो वो हम कंसिडर किया जाता है कि वो ज्यादा रिलायबल है। ऑब्वियसली क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन का चांसेस बहुत कम है, मैनेजमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिलायबल ज्यादा रहेगा। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट था इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलता तो ज्यादा रिलायबल है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनली जनरेटेड ऑडिट एविडेंसेस रिलायबल नहीं होता। वो भी रिलायबल हो सकता है अगर उस पर रिलेटेड कंट्रोल्स इफेक्टिव हो। तो audit evidences generated internally when related controls are effective. Third point, audit evidences obtained directly by the auditor. ऑडिटर को वो डायरेक्टली मिल गया, वो किसी के थ्रू नहीं मिला, ना मैनेजमेंट के थ्रू, ना टीसीडब्ल्यूजी के थ्रू, ना किसी एम्प्लॉय के थ्रू, उसे वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिल गया। तो उस चीज की रिलायबिलिटी ज्यादा रहेगी ऑडिटर को। डन। फोर्थ पॉइंट, ऑडिट एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है, डॉक्यूमेंटेड है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ओरली, राइट? तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ऑडिट एविडेंस जो मिलता है वो ज्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ओरली। एंड लास्ट पॉइंट, ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला इंफॉर्मेशन जैसे एग्रीमेंट्स हो गया, दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसेस, अगर उसका ओरिजिनल मिल जाता है तो वो ज्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू फोटो कॉपीज या डिजिटाइज्ड वर्जन। ये हमने रिलायबिलिटी की बात की, फैक्टर्स इंडिकेटिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। डन। नेक्स्ट आता है, ये बेसिक पॉइंट है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एसए 500। तो हमने पढ़ा था ऊपर ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव में कि वो परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिट प्रोसीजर्स है क्या? क्या ऑडिट प्रोसीजर्स वो फॉलो करता है? तो सबसे पहला ऑडिट प्रोसीजर, सबसे पहला जो होता है वो होता है रैप। रैप मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंड देन फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। डन। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? वो जब ऑडिट करने आता है तो वो अंडरस्टैंड करता है एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को और चेक करता है, असेस करता है कि कहाँ कहाँ रिस्क ज्यादा है और उसके बेसिस पे वो अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट को फिगर आउट करता है।
तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या हुआ, वो रिस्क असेस करता है ऑडिटर कि कहाँ कहाँ पे रिस्क ज्यादा है, एंड देन आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब वो एक्चुअल ऑडिट करना शुरू करता है। वो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल चेक करता है, जहाँ जहाँ रिस्क का चांसेस ज्यादा है वहां पे वो चेक करेगा क्या एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे रखे हैं वहां पे। अगर नहीं रखे तो ऑब्वियसली ऑडिटर का एक्सटेंट ऑफ ऑडिट विल बी मोर। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में दो आता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में वो ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल्स चेक करता है, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, क्या इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं, और कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है या नहीं कंट्रोल्स। एंड देन लास्ट आता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में दो होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में अगर आपको याद होगा इंटरमीडिएट में, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में दो होता है, एक होता है वाउचिंग एंड दूसरा होता है वेरिफिकेशन। वाउचिंग हम लोग किसका करते हैं, इनकम ऑब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर इसको बोला जाए तो P&L आइटम। एंड वेरिफिकेशन हम किसका करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज, अगर शॉर्ट में बोला जाए तो बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल में हमने दो चीज देखा, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग इनकम और एक्सपेंडिचर का हो सकता है, P&L आइटम, और वेरिफिकेशन क्या है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट आइटम्स। ये हो गया टेस्ट ऑफ डिटेल। अब होता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जो हम लोग ऐसे 520 में पढ़ेंगे आराम से। ओके, नेक्स्ट। अब द स्टार ऑफ दिस चैप्टर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस ऐसे में। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है क्या, कौन है ये? तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है, कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो या तो कोई एक इंसान हो सकता है या पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जो कि किस फील्ड में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को छोड़ के बाकी किसी भी फील्ड में वो एक्सपर्ट है, वो मेरे लिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट हो सकता है। क्योंकि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ऑडिटर खुद ही एक्सपर्ट होता है। तो अब अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का एक्सपर्ट, जैसे आप यू कैन से आर्किटेक्ट, तो वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताएगा आपको, जिसके बेसिस पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक लॉयर तो लिटिगेशन बताएगा कि पॉसिबिलिटी क्या है ऑफ विनिंग और लूजिंग द केस, उसके बेसिस पे आप प्रोविजंस बना सकते हैं। तो ये हो गया एक्सपर्ट। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, हुज वर्क is used by entity to assist entity in preparing financial statement। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर आर्किटेक्ट है तो वो बता देगा कि ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है, और उस बेसिस पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे एज पर इंड एस 115। तो ऑब्वियसली वो यूज कर रहा है एंटिटी किस चीज में, टू असिस्ट एंटिटी इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प किया। अब कोई लॉयर है, वो लिटिगेशन की बात करता है कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ विनिंग और लूजिंग, तो वो प्रोविजन में हेल्प करता है, उससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हेल्प करता है। तो ये हो गया मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, दैट डजंट मीन कि ऑडिटर कुछ भी मान के चल देगा कि उसने जो बोला वो सराखों पे, ऐसा नहीं होता। ऑडिटर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कुछ प्रोसीजर्स लगाता है when relying on audit evidence prepared using management experts work। ठीक है, तो क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या प्रोसीजर्स लगाता है जब वो रिलाई कर रहा होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क पे। या दूसरे तरीके से इसको पूछा जा सकता है, इवेलुएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, कैसे कैसे हम इवेलुएट करेंगे द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, तो अब इसे अब 3 स्टेप में आप याद कर सकते हो, एज सच कोई बुक में ये स्टेप में नहीं लिखा हुआ, बस याद करने के लिए। अगर मुझे देखना, तो पहला स्टेप क्या होगा, अगर मुझे उसे काम को समझना है तो उस इंसान को पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या वो इंसान कॉम्पिटेंट है, क्या उसमें कैपेबिलिटी है, और क्या ऑब्जेक्टिवली उसने काम किया है। ठीक है, इवेलुएट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। ठीक है, उस इंसान को समझ गए, अब उसके काम को समझना है। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट, वो काम क्या करता है, उसका क्या क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेवेंस है, हम उसके काम को समझेंगे। और लास्ट में जो उसने काम किया उसको इवेलुएट करेंगे, क्या वो अप्रोप्रिएटली उसने काम किया। इवेलुएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर रेलेवेंट असर्शन। डन। नेक्स्ट,
तो अब इसको डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रोसीजर है जब वो रिलाई कर रहा है ऑन ऑडिट एविडेंस प्रिपेयर्ड यूजिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। ठीक है, तो सबसे पहला इवेलुएट करेंगे कंपीटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट। वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं बैठ करके। फिर डिस्कशन विद अदर्स, उससे जो वाकिफ है, उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट से जो इंसान वाकिफ है उससे डिस्कशन कर सकते हैं कि वो कैसा है, किस चीज में एक्सपर्ट है वो, अ, और उससे पता कर सकते हैं कि क्या वो इंसान केपेबल है, कंपिटेंट है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, लाइसेंस टू प्रैक्टिस और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रिकॉग्निशन। ठीक है, अब कुछ कुछ एक्सटर्नल रिकॉग्निशन हो सकता है, क्या कितना क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, कोई मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, जैसे सीए का हम लोग हमारा मेंबरशिप होता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस सीओपी, उस टाइप का कुछ है वो। फिर पब्लिश्ड पेपर्स और बुक्स रिटन बाय दैट एक्सपर्ट। ठीक है, उसने कोई बुक लिखा है या पेपर पब्लिश किया है, उसके थ्रू हमें समझ में आ सकता है। फिर ऑडिटर्स एक्सपर्ट इफ एनी हु असिस्ट ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो ऑडिटर का एक्सपर्ट अगर हेल्प कर सकता है, ऑडिटर को असिस्ट कर सकता है इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 2, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट। अब हमने पहले एक्सपर्ट के बारे में जान लिया, अब हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं वर्क ऑफ एक्सपर्ट के बारे में। तो एस्पेक्ट रिलेवेंट टू ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या एस्पेक्ट रेलेवेंट है ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए? पहला, वेदर एक्सपर्ट्स फील्ड हैज एरिया ऑफ स्पेशलिटी, क्या कोई एरिया ऑफ स्पेशलिटी है दैट आर रेलेवेंट टू ऑडिट। ठीक है, अब वो स्पेशलाइज किसी चीज में भी हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो ऑडिटर को उस चीज से कोई मतलब नहीं है। पर कोई ऐसी स्पेशलिटी जिसका रेलेवेंस है ऑडिट में, दैट इज व्हाट ऑडिटर इज लुकिंग फॉर। Second, whether any professional or other standards or and regulatory or legal requirement apply, क्या उस पे कोई प्रोफेशनल या कोई अदर स्टैंडर्ड्स लगता है? जैसे ऑडिटर पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगता है, इंटरनल ऑडिटर पे स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग लगता है, वैसे क्या उस एक्सपर्ट पे कोई प्रोफेशनल या अदर स्टैंडर्ड लगता है, या कोई रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट है? थर्ड, what assumption or method are used by management expert and whether they are generally accepted। जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है क्या अजम्पशंस ले रहा है, क्या मेथड यूज कर रहा है और क्या वो जनरली एक्सेप्टेड है? नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा और इंफॉर्मेशन द ऑडिटर्स एक्सपर्ट यूजेस। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा और इंफॉर्मेशन द ऑडिटर्स एक्सपर्ट यूजेस। तो हमने अंडरस्टैंड किया वर्क ऑफ एक्सपर्ट, इसमें 4 पॉइंट थे कि क्या एक्सपर्ट किसी फील्ड में स्पेशलाइज करता है जो कि रेलेवेंट है ऑडिट के लिए। दूसरा, क्या उस पर कोई प्रोफेशनल या अदर स्टैंडर्ड लगता है या फिर कोई लीगल रिक्वायरमेंट अप्लाई होता है। वो क्या मेथड या अजम्पशन यूज करता है, क्या वो जनरली एक्सेप्टेड है। थर्ड, जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा लेता है और इन्फॉर्मेशन द ऑडिटर एक्सपर्ट यूजेस, कहाँ से वो इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा लेके अपना काम करता है। लास्ट, अब उसने जो काम कर दिया, हमें उसे इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर रेलेवेंट असर्शन। ठीक है, उसके वर्क का अप्रोप्रिएटनेस चेक करना है। तो क्या है, कंसिडरेशंस व्हाइल इवेल्युएटिंग में इंक्लूड, पहला, तो दो पॉइंट है, उन दोनों में रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस की बात होती है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपर्ट्स फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स। ठीक है, एक्सपर्ट की क्या फाइंडिंग है, उसने क्या कंक्लूड किया है। सेकंड, कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, जो ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर को दूसरे जगह पे मिला है, क्या उससे कंसिस्टेंट है जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्चुअरी है, एक्चुअरी ने ग्रेचुटी ग्रेचुटी का कैलकुलेशन किया। ठीक है, और उसमें एज रिटायरमेंट एज उसने ले ली 65 ईयर्स। ओके, पर कंपनी में रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स।
ओके, तब उस मुझे जो ऑडिट एविडेंस मिला था कि कंपनी का जो रिटायरिंग एज है दैट इज 60 years, बट एक्चुअली ने 65 years ले लिया। तो एक कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट तो है नहीं है। ऑडिट एविडेंस मुझे 60 years का मिला, लेकिन उसने 65 years लिया। ओके, थर्ड है whether they have been appropriately reflected in financial statement। क्या उसे जो काम उसने किया वो क्या appropriately reflected है financial statement में। तो हमने 3 पॉइंट देखा, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस इस चीज का, एक्सपर्ट्स फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस, और वेदर दे हैव बीन अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, सिग्निफिकेंट अजम्पशन एंड मेथड इन्वॉल्व्ड इन एक्सपर्ट्स वर्क। ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंट अजम्पशंस है और मेथड्स है जो कि इन्वॉल्व है इन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। डन। एंड थर्ड पॉइंट, तो पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस का फर्स्ट पॉइंट, एंड देन सेकंड पॉइंट सिग्निफिकेंट अजम्पशंस। थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ एक्सपर्ट्स वर्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट यूज ऑफ सोर्स डेटा, वो कहीं से डेटा लेता है, तो उस डेटा का हमें कार देखना है, CAR। कार मतलब कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रिलेवेंस। क्या जो सोर्स डेटा वो यूज कर रहा है वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, और क्या वो रेलेवेंट है। डन। तो हमने 3 चीज देखा, विच इज ये एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है पूरे चैप्टर में, तो मैं थोड़ा ज्यादा इम्फेसिस दे रहा हूँ इस चीज पे। मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है, वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसका एक्सपर्टीज किसी भी फील्ड में हो सकती है अदर देन अकाउंटिंग एंड और ऑडिटिंग, और उसके काम को एंटिटी यूज करती है इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या प्रोसीजर लगाता है जब वो रिलाई कर रहा होता है ऑन ऑडिट एविडेंस प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। इसमें 3 चीजें, पहले इंसान को समझना, उसके काम को समझना, और उसके वो काम जो उसने किया वो क्या अप्रोप्रिएट है या नहीं वो समझना। डन। नेक्स्ट पॉइंट, also very important, matters affecting NTE of audit procedures in case of information produced using work of management expert। क्या क्या मैटर्स है जो NTE मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, अब कुछ कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में पता चलता है जिसके वजह से ऑडिटर का NTE चेंज हो जाता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन में आप पॉइंट्स देख रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर लर्निंग। तो मैंने इन सारे पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया इनटू 3 पार्ट्स। पहले 4 पॉइंट्स जनरल है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कि मैनेजमेंट एंटिटी के मैनेजमेंट का मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे और उसके ऊपर कितना कंट्रोल है, उस बेसिस पे एनटीई मेरा चेंज हो सकता है। एंड थर्ड, प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर ऑन मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। ठीक है, डन। तो ये 3 जस्ट फॉर मेमोराइजिंग दीज पॉइंट्स तभी डिवाइड किया मैंने। तो जनरल क्या क्या है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर। कोई ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन है या चीज है जो कि बहुत रेलेवेंट है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका नेचर काफी ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है, तो उससे मेरा एनटीई इफेक्ट होगा। और कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स, जितना कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन उतना कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा एनटीई बढ़ेगा। नेक्स्ट है रोमम इन द मैटर। रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जहां जहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है वहां एनटीई इफेक्ट होगा और ज्यादा करना पड़ेगा ऑडिटर को, टाइमिंग और एक्सटेंट बढ़ाना पड़ेगा ऑडिट का। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। तो अगर मुझे एक तरफ से ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है और कोई दूसरा तरीका है उस ऑडिट एविडेंस को लेने का, तो देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो जाके दूसरे तरीके से ऑडिटर अपना एविडेंस गैदर करेगा और अकॉर्डिंगली वो अपना ऑडिट प्रोसीजर लगा लेगा। लेकिन अगर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स नहीं है मेरे पास, तो ऑडिटर को एक्सटेंट अपना ऑडिट का बढ़ाना पड़ेगा। फिर नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। तो उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क का नेचर क्या है, स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे एनटीई इफेक्ट होता है। अब आ जाता है, ये तो 4 जनरल पॉइंट थे। अब आता है कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, अगर मैनेजमेंट का ज्यादा कंट्रोल है तो एनटीई ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय एंटिटी और इज पार्टी एंगेज बाय इट टू प्रोवाइड रेलेवेंट सर्विस। तो क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट एम्प्लॉयड है बाय द एंटिटी या फिर इज पार्टी एंगेज बाय इट। ठीक है, जैसे किसी का अपना फर्म है,
अगर लॉयर को हम लेते हैं एग्जाम्पल, अगर लॉयर है, या तो लॉयर अपॉइंट हो सकता है इन द कंपनी एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, या फिर वो फर्म उसका खुद का फर्म है और कंपनी उस लॉयर की क्लाइंट है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयड है, दैट मीन्स कंपनी का, एंटिटी का और मैनेजमेंट का ज्यादा कंट्रोल है ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और अगर वो आउटसोर्स्ड है वो काम, तो कंट्रोल कम है। Extent to which management can exercise control or influence over work of management expert, तो किस एक्सटेंट तक मैनेजमेंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस ओवर वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उसके काम पे कितना इन्फ्लुएंस रखता है, क्या वो चेंज करा सकता है, मैनेजमेंट कुछ इन्फ्लुएंस करके चेंज कर सकता है उस चीज को। थर्ड, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल विद इन एंटिटी ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। ठीक है, क्या नेचर और एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल विद इन एंटिटी, ओके, ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, तो एंटिटी के अंदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम के ऊपर कितना कंट्रोल है, इस पर डिपेंड करता है। थर्ड, प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर ऑन मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। ठीक है, अब ऑडिटर का पहले का कुछ एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि एनटीई उसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है, ऑडिटर का खुद का नॉलेज और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम के लिए, ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसके काम को वो ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो ऑब्वियसली उसे पता है कि किस एक्सटेंट तक मुझे अपना ऑडिट ले जाना होगा। Whether management expert is subject to technical performance standards or other professional or industries requirement, तो अगर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो किसी टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से या किसी अदर प्रोफेशन या इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से फॉलो करना है, तो ऑब्वियसली वो उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, तो एनटीई ऑडिटर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, मैटर्स अफेक्टिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इसमें 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया, जनरल, मैनेजमेंट का कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर ऑन मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। डन। नेक्स्ट है वेरी बेसिक, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस। तो बहुत फ्लो है इस चीज का। पहला ऑब्जर्वेशन, ऑडिटर ऑब्जर्व करता है, देखता है। दूसरा इंस्पेक्शन, उसने जो रिकॉर्ड्स देखे उसे एग्जामिन किया रिकॉर्ड्स को और डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल या फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता है एसेट का। फिर वो इंक्वायरी करेगा, उसने ऑब्जर्व किया, फिर इंस्पेक्ट किया सारा डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स, फिर उसे देख के समझ में नहीं आया, इंस्पेक्ट करके समझ में नहीं आया, तो उसने इंक्वायरी कर ली। वो इंक्वायरी किससे कर सकता है, किसी एक नॉलेजेबल पर्सन से जो जान सके जो वो पूछना चाह रहा है। ओके, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। अब क्या वो सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में पूछ सकता है या नॉन फाइनेंशियल के बारे में भी पूछ सकता है, इंक्वायर कर सकता है, वो दोनों के बारे में पूछ सकता है, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, डजेंट मैटर। जो नॉलेजेबल पर्सन है वो क्या विद इन द एंटिटी ही होना चाहिए या आउटसाइड एंटिटी भी हो सकता है, वो विद इन एंटिटी भी हो सकता है और आउटसाइड एंटिटी का भी हो सकता है। क्या इंक्वायरी फॉर्मल रिटन इंक्वायरी हो सकती है या इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी भी हो सकती है, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। इंक्वायरी एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट यूज होता है, और जो ऑडिटर को इंक्वायरी से रिस्पॉन्स मिलता है बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, वो प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर ऑडिटर टू मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। अब उसे कंसिस्टेंसी नहीं लगी, जो उसे ऑडिट एविडेंस मिला था और इंक्वायरी से उसे जो रिस्पॉन्स मिला, अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो फिर वो या तो मॉडिफाई कर सकता है या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकता है। फिर इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस। ओके, तो इंक्वायरी में वही है, अगर जो भी रिस्पॉन्स है उसे ऑडिटर इवेल्युएट करता है। तो हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। पहले उसने ऑब्जर्व किया, फिर ऑब्जर्व करने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने से उसे सब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने इंक्वायर किया। फिर आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है, ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन करता है एज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से वो एक रिटन रिस्पॉन्स लेता है, रिटन, यहाँ पे ओरल का कोई चांस नहीं है। अगर वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहा है तो दैट हैज टू बी इन राइटिंग। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स 520 हम लोग पढ़ेंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेड बाय स्टडी ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। फिर रिकैलकुलेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं।
कि कैलकुलेशन सही है नहीं, वो या तो मैनुअली कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। री-परफॉर्मेंस क्या होता है? ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स दैट आर ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। इंक्वायरी के बारे में आप जान सकते हैं, फॉर्मल रिटन इंक्वायरी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है वो ऑब्वियसली इन राइटिंग होगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चंस ऐसे 500 का। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 59, 60, 61 एंड 62। 4 क्वेश्चंस, जस्ट 4 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है? The auditor of SS Limited accepted the gratuity liability valuation based on the certificate issued by a qualified actuary. ठीक है, qualified actuary क्या हो गया? Management expert. However, the auditor noticed that the retirement age adopted is 65 years as against the existing retirement age of 60 years. तो जो एक्चुअली ने 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज लेके कैलकुलेशन करा है, लेकिन एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट एज क्या है? 60 ईयर्स है। द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज। अभी कंपनी सिर्फ कंसिडर कर रही है प्रपोजल को, उसने एक्सेप्ट नहीं किया अभी प्रपोजल, वो कंसिडर कर रही है प्रपोजल। तो फिलहाल तो उसे 60 ईयर्स के हिसाब से बनाना चाहिए था, पर उसने बना दिया, कैलकुलेशन किया 65 ईयर्स के हिसाब से। तो अब क्या होगा? तो हमने पढ़ा था अभी कि ऑडिटर को उसके काम का अप्रोप्रिएटनेस चेक करना होता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम का अप्रोप्रिएटनेस चेक करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज एन ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 रिवाइज्ड ऐसे 500 audit evidence states that the auditor has to evaluate the work of management expert say actually before adopting the same. ठीक है, अगर वो एज अ ऑडिट एविडेंस उसे अडॉप्ट कर रहा है तो उसे पहले इवेलुएट करना पड़ेगा उसे काम को। द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है? रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। ठीक है, experts findings and conclusion, assumptions and methods used, and relevance, completeness and accuracy of source data। याद है ना? कार। फिर there is no doubt that appropriateness, reasonableness of assumption and methods used are the responsibility of the expert, but the auditor has to determine whether they are reasonable based on auditor's knowledge and client's business and result of his audit procedures. In the instant case, a qualified actuary has issued a certificate for gratuity liability evaluation, for which retirement age adopted is 65 years against the existing retirement age of 60 years. However, the company is considering proposal to increase the retirement age. Conclusion: in view of provision of SA 500, as discussed above, the assumption made by actuary has no relevance and reasonableness as presently retiring age is 60 years. अभी ये जो assumption उसने ले रखा है वो ना relevant है ना reasonable है, क्योंकि अभी फिलहाल retiring age 60 years ही है. Hence, the auditor is required to bring out the fact to the notice of management and advise the modification accordingly. In case of failure of compliance of the same, the auditor may qualify the report. ओके, तो हमने ये जो क्वेश्चन है ये रिलेट करता है टू दिस थर्ड स्टेप। ठीक है, इवैल्यूएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर रेलेवेंट असर्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Gap Limited possesses some investment for which there is no ready market, and to assess its fair market value, it hires an expert. The result of which it can use in preparing its financial statement. Being an auditor of the company, state the matters which may affect the nature, timing, and extent of audit procedures to be adopted by you in the instant case. ये direct question है बिल्कुल, ये हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे। Matters affecting NTE of audit procedures in case of information produced using work of management expert, right? इसमें तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया था पॉइंट्स को। जनरल, फिर मैनेजमेंट का क्या कंट्रोल है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे, और प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर ऑन मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। सेम आंसर यहाँ पे लिखा है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क, जनरल बातें, फिर सारी सेम। Next question है, CA Needle has been appointed as an auditor of Masons Fabric Limited. In the course of audit, it has been observed that inventory, including work in progress, have been valued by management by using experts hired by them.
analyze relevant factors to decide as to whether or not to accept the findings from the work of management expert in valuation of inventories. तो इतना point ही question relevant है हमारे लिए. Analyze the relevant factors, क्या क्या relevant factors है decide करने के लिए as to whether or not to accept the findings from the work of management expert in valuation of inventories. किस बेसिस पे वो डिसाइड करे कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. तो वो 3 स्टेप जो हमने पढ़ा था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इंसान को समझो, उसके काम को समझो और उसने जो काम किया उसके अप्रोप्रिएटनेस को इवैल्यूएट करो. और फिर उसमें 2 पॉइंट रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस के थे, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजंस, असम्पशंस एंड मेथड्स, और कार ऑफ सोर्स डेटा. कार मतलब कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस. देन सेम ये पॉइंट है पहला, स्टेप 1, 2, 3. Last question of this essay. During the course of audit of a limited company, the statutory auditor collected written representation from the management. The audit was finalized in addition to other audit procedures, but without making any inquiries as the statutory auditors were short of time. In the light of the information state the importance of inquiry as one of the method of collecting audit evidences. तो हमने ये डिस्कस किया था methods of obtaining audit evidences, उसमें ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी था. अब इंक्वायरी में हमने पॉइंट्स पढ़ा था कि वो नॉलेजेबल पर्सन से लेना होता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हो सकता है, विद इन एंटिटी हो सकता है, आउटसाइड एंटिटी हो सकता है, वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी भी हो सकता है, एक्सटेंसिवली यूज होता है थ्रू आउट ऑडिट. जो रिस्पॉन्स आता है टू इंक्वायरी वो बेसिस होता है ऑडिटर को ओपिनियन देने में, ऑडिटर टू मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, और ऑडिटर इवेल्युएट करता है रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज. तो ये सारे पॉइंट्स ही हैं मेनली. सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है एज ए 500.